चलिए हम बात कर रहे हैं प्रोटीन। ये आपका जो लेसन है वो प्रोटीन है, ठीक है। जैसे ही प्रोटीन है, अब आदत है क्या करें, प्रोटीन है, इसका हम जल अपघटन कराएंगे। जल अपघटन। तो ये जो है पेप्टाइड में पेप्टाइड्स में टूटेंगे और इसका जब जल अपघटन कराएंगे, जल अपघटन अल्फा एमिनो एसिड जैसे यहाँ विघटित हुआ। देखो जब हम दो अल्फा अमीनो को मिलाएंगे, दो अल्फा अमीनो मिलाएंगे तो हमें पेप्टाइड्स मिलेगा। क्या मिलेगा? पेप्टाइड्स बनेगा। और जब हम दो या ढेर सारे पेप्टाइड्स, देखो अगर एक पेप्टाइड्स बॉन्ड बना, दो अमीनो मिलाएंगे एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ऐसे ऐसे जब कई पेप्टाइड्स बॉन्ड मिल करके ढेर सारे पेप्टाइड बॉन्ड मिलेंगे तब जो है हमें प्रोटीन देंगे। समझ में आया कि नहीं? यानी जब हम अल्फा अमीनो को संघनित कराएंगे, क्या कराएंगे? कंडेंस्ड कराएंगे, संघनित कराएंगे तब हमें जो है पेप्टाइड्स बनेगा। और पेप्टाइड्स को जब हम कंडेंस्ड कराएंगे, संघनित कराएंगे तो हमें जो है प्रोटीन का देगा। प्रोटीन में इसका जो अणुभार होता है लगभग 10,000 से अधिक होता है। यानी प्रोटीन जो होता है इसका जो अणुभार होता है वो 10,000 से अधिक होता है। तो समझ में आ गया ना कि प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? पेप्टाइडों से मिलकर बना होता है। और पेप्टाइड जो होते हैं वो अल्फा अमीनो से मिलकर बने होते हैं। इतना क्लियर हो गया? अब लिखा है अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो अम्ल कौन होते हैं? देखो अल्फा अमीनो एसिड, एक अल्फा शब्द है, एक अमीनो समूह नाम है, एक एसिड है। इसका मतलब कोई ऐसा यौगिक होगा जिसमें अल्फा भी हो, अमीनो भी हो और एसिड। तो इसमें देखिए इसका जो जनरल फार्मूला है RC, यहाँ पे NH2 रहेगा, यहाँ पे H लगा है और यहाँ पे COOH। यानी ऐसा यौगिक, यानी ऐसा कार्बन, देखो ये कार्बन है, ये कौन सा है? ये कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। कौन से कार्बन है? अब अल्फा बीटा गामा कैसे पहचाना जाती है? अल्फा कार्बन कौन है, कौन बीटा कार्बन है? देखो अल्फा कार्बन है, ये जो है अल्फा कार्बन है। कौन है ये? अल्फा कार्बन। देखो जो ग्रुप लगा रहा, COOH ग्रुप हुआ, चाहे NH2 ग्रुप हुआ, कोई भी ग्रुप, CHO ग्रुप हुआ, कोई भी ग्रुप लगा होगा और उसके बगल वाला जो कार्बन रहा तो अल्फा कार्बन, और वह के बगल वाला जो कार्बन रहे, अल्फा के बगल वाला, वो बीटा कार्बन है। ठीक, तो ये COH ग्रुप हो गया, इसके बगल ये वाला कार्बन अल्फा का। अब यहीं पर जितना हाइड्रोजन लाग रहे वो अल्फा हाइड्रोजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अल्फा है। हाँ, तो ये है। अब ये कौन सा ग्रुप है? ये एमिनो ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एमिनो। ये एमिनो ग्रुप है। और ये कौन सा ग्रुप है? ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक समूह है। ये आपका कार्बोक्सिलिक समूह है और ये आपका अमीनो ग्रुप है। और ये कौन है? ये एल्किल समूह है, एल्किल। हाँ, एल्किल समूह है, एल्किल ग्रुप है। समझ में आएगा कि नहीं? ये हाइड्रोजन लगा, इनका बैलेंस करेंगे, 4 वैलेंसी होते कार्बन के। तो 4 वैलेंसी में अब जैसे अगर 2 3 तो एक पर बचत रहा ना, तो हाइड्रोजन उठाना भी करिए, क्यों न रहे वहां कार्बनिक होगा, हाइड्रोजन उठाना भी करिए। तो कहने मतलब ये बात हो रही अल्फा अमीनो एसिड। तो अल्फा अमीनो एसिड कौन होते हैं? वह यौगिक जिनमें COOH यानी एसिटिक समूह, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तथा अमीनो समूह अल्फा कार्बन से जुड़े होते हैं। जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह तथा अमीनो समूह अल्फा कार्बन से जुड़े होते हैं, उन्हें हम जो है क्या बोलते हैं? अल्फा अमीनो एसिड्स कहते हैं। इसकी सामान्य संरचना अल्फा अमीनो एसिड्स की सामान्य संरचना, समझ में आया नहीं? नहीं समझ में आओ? अल्फा अमीनो हम किसे कहते हैं भाई? कहने मतलब ऐसा यौगिक, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें जो है एक कार्बोक्सिलिक समूह तथा एक अमीनो समूह
अल्फा कार्बन से जुड़े हुए होते हैं उसे हम अल्फा अमीनो एसिड्स कहते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखना, ये जो एल्किल समूह है ये कौन जरूरी ना एल्किल ले रहा है, ये एरिल समूह भी हो सकते हैं। क्या कौन हो सकते हैं? एरिल समूह भी हो सकते हैं। एरिल ग्रुप, एरिल मतलब एरोमेटिक ग्रुप, समझ में आ गया कि नहीं? तो एरोमेटिक ग्रुप भी हो सकते हैं। देखो ये R है C और इस पर लगा हो NH2 और फिर लगा हो CH2 COOH। अब यहाँ H राबर करें, ठीक है? तो इस प्रकार देखो, अब यहाँ H लिखो और चाहे नहीं के बगलिया लिख दो, ठीक? तो देखो EI अल्फा कार्बन और EI बीटा कार्बन, तो इसका नाम क्या होगा? बीटा एमिनो। क्या होगा? बीटा एमिनो एसिड्स। समझ में आया कि नहीं? अल्फा अमीनो एसिड यानी अल्फा कार्बन पे NH2 ग्रुप लगा रहे हैं और COH ग्रुप भी लगा रहे हैं, और बीटा अमीनो एसिड मतलब यानी अल्फा कार्बन आई बीटा कार्बन, भाई ये अल्फा कार्बन हुआ और ये इसका बीटा कार्बन हुआ, तो बीटा पे अमीनो ग्रुप लगा है तो इसीलिए बीटा अमीनो एसिड्स हुआ। समझ में आया? डाइपोलर नेचर अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स ये है अमीनो अम्लों की द्विध्रुवीय प्रकृति। अमीनो अम्ल आप जानते हैं, जैसे अमीनो अम्ल है RCH NH2 COOH, तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक अमीनो अम्ल में एक तो अमीनो समूह लगा है, अमीनो समूह लगा है, ध्यान सुनिएगा, अमीनो अम्ल में एक अमीनो समूह लगा है, कौन NH2 समूह है ना, तो इसको बोलते हैं अमीनो समूह। और अमीनो समूह जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति होती है। इसकी प्रकृति अमीनो समूह की कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति का होता है। और दूसरा लगा इसमें COOH समूह लगा है, कौन सा? कार्बोक्सिलिक समूह लगा है, कार्बोक्सिलिक समूह लगा। अब कार्बोक्सिलिक समूह की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय। हाँ, अम्लीय प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। देखिए इसमें दो चीज लगा होता है, एक तो NH2 समूह यानी ये अमीनो समूह है, कौन समूह है? अमीनो ग्रुप है, अमीनो समूह है, तो अमीनो समूह की प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है, तो एक तो क्षारीयता का गुण अमीनो अम्ल जो है इसमें अमीनो ग्रुप और COH ग्रुप लगा है, तो जो अमीनो ग्रुप होता है इसका समूह जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, और जो COH कार्बोक्सिलिक समूह होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। ये RCH NH2 COOH। अब ये करता क्या है कि अपना एक ये जो है जलीय विलयन में अपना H+ चार्ज इसको देता है। देखो यहाँ से H+ चार्ज निकलेगा और ये जोड़ दीजिए तो ये RCH और ऊपर आ जाएगा NH3 है ना, NH2 है तो NH3 है ये, और एक प्लस चार्ज पे लग जाए और साथ में COO नेगेटिव चार्ज। जब जो है देखो ये COH समूह है ये अपना H+ चार्ज निकालेगा, H+ चार्ज यहाँ से निकले ना भाई, COOH जो समूह है ये COO नेगेटिव चार्ज और प्लस चार्ज बनाएगा, और इसके पास होता है लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास रहता है एक लोन पेयर, ये यहाँ पर जो है आ करके जुड़ता है, तो ये जुड़ेगा तो यहाँ से ये निकल के जब ये देखो ये H+ चार्ज है और H+ चार्ज जहाँ यहाँ अपन चार्ज लेके जाइए ना, तो ये अपन चार्ज लेके यहाँ लगा है H3 लगा, तो ये के ऊपर चार्ज अपन दिखाएंगे ना, देखा हाँ भैया आवाहन नहीं। ध्यान सुनिए एग्जाम में क्या पूछा जाता है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा एक क्वेश्चन, ज्विटर आयन। इतना समझ में आया कि अमीनो समूह जो होते हैं क्षारीय प्रकृति का होता है और कार्बोक्सिलिक समूह जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो इस प्रकार जो है अल्फा अमीनो अम्ल में या अमीनो अम्ल में अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति के गुण होते हैं। अब देखो RCH यहाँ पे रहेगा COOH और यहाँ रहेगा NH2। देखो ये जो है जलीय विलयन में ये जो अल्फा अमीनो अम्ल होते हैं
इसमें जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है ये आयनिक फॉर्म में रहता है, CH प्लस COO नेगेटिव चार्ज। देखिए ध्यान सुनिए, ध्यान सुनिए, जो अमीनो अम्ल होते हैं, ऐसे लिखना है कि जो अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्ल को जब हम का जलीय विलयन जो होता है, अमीनो अम्ल का जो जलीय विलयन होता है, जलीय विलयन में अमीनो अम्ल के जो कार्बोक्सिलिक समूह, कौन समूह होते हैं ये? कार्बोक्सिलिक समूह जो होता है वो आयनिक फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? आयनिक फॉर्म में होता है। और आयनिक फॉर्म में होने के कारण, और जब आयनिक फॉर्म में होता है, देखो यहाँ पर धन आवेश लगा और यहाँ पर ऋण आवेश। अगर देखा जाए तो वहां पर यहाँ पर धन आवेश, यहाँ पर द्वि आवेश बना है, यानी धन भी प्रकृत है और ऋण भी प्रकृत। तो इस प्रकार से इस पर दो ध्रुव बने, एक धनात्मक भी बन रहा है, ऋणात्मक भी बन रहा है। तो द्विध्रुवीय प्रकृति को ही हम ज्विटर आयन कहा जाता है। डबल आयन, जैसे द्वि आयन बना ना, एक धन वाला भी बन रहा है और ऋण वाला भी बन रहा है, तो दोनों आयन इसमें एक साथ होते हैं, इसीलिए इसको ज्विटर आयन कहा जाता है। कार्बोक्सिलिक समूह कौन कौन समूह? एमिनो तथा, देखो एमिनो समूह भी धनात्मक है और कार्बोक्सिलिक समूह ऋणात्मक है, तो एमिनो तथा कार्बोक्सिलिक समूह आयनिक रूप में होता है। अल्फा एमिनो अम्ल द्विध्रुवीय प्रकृति जो है या द्विध्रुवीय प्रकृति का व्यवहार करते हैं। अल्फा एमिनो अम्ल के जलीय विलयन जो है द्विध्रुवीय प्रकृति का व्यवहार करते हैं। भाई एक ध्रुव पॉजिटिव हो रहा, एक ध्रुव नेगेटिव। अल्फा एमिनो अम्ल, अल्फा एमिनो एसिड, इसी को बोला जा रहा है ज्विटर आयन। ज्विटर आयन, ज्विटर आयन कौन होते हैं? ऐसा अमीनो अम्ल जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आयन एक साथ पाए जाए, उसे हम ज्विटर आयन कहते हैं। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एसिड, आप एमिनो एसिड क्या बात कर रहे हैं? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड, इसी को सम विभव के नाम से भी पूछा गया। सम विभव, ये बहुत पूछा गया है, में तो नहीं, एक नंबर में पूछा गया है। ध्यान सुनिए, देखिए जो अमीनो अम्ल होते हैं इसमें आप इसका जैसे धनात्मक और ऋणात्मक दोनों बिंदु होते हैं, यानी इसमें दोनों पोल्स होते हैं, धनात्मक पोल्स भी होते हैं और ऋणात्मक भी पोल्स होते हैं। ठीक है, तो अब ये धनात्मक और ऋणात्मक पोल्स के मध्य वाला जो भाग होता है इसी को समविभव कहा जाता है। COO नेगेटिव, देखो ये है नेगेटिव आयन, यानी ये अपना जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है त्याग रहा है, H प्लस चार्ज निकाल रहा है। ठीक, ये H प्लस चार्ज निकाल रहा है। अब ये जो है ये ऋण आयन बना, कौन सा आयन है ये? ऋण आयन। ये ऋण आयन फॉर्म में है, ऋण आयन। और इसका अब देखो ऋणात्मक आयन है ना, अम्लीय गुण प्रदर्शित की, तो इसका पीएच कितना होगा? इसका पीएच जो होगा वो 1 से अधिक होगा। कहने मतलब इसका पीएच जो होगा वो 1 से अधिक होगा। अब ये जो, अब सुनिए, अब यहाँ पे जो है जैसे ये RCH COOH और यहाँ पर NH2, ये है NH2 को NH3 कर दीजिए, NH3 ये प्लस चार्ज है यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे मान लीजिए ऋणावेश है, सपोज करो ये यहाँ पे धन भी है और ऋण भी है, ये बीच वाला है, तो बीच वाला होगा तो यही ज्विटर आयन होगा। और इसमें अगर हम एक H प्लस चार्ज ऐड कर दे, मान लीजिए H प्लस चार्ज ऐड कर दे, तो क्या हो जाएगा? RCH COOH हो जाएगा और यहाँ पे NH3 का ये धन आयन है, और इसका जो पीएच होगा वो कम होगा, 0 से जो है बहुत कम होगा। और सुनिए, ये है ज्विटर आयन, इसे क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन होगा। और इसका जो पीएच होगा ये उदासीन अवस्था होगी। कौन सा होगा? उदासीन अवस्था। अब यहाँ समझ लो, और उदासीन का पीएच कितना होता है? 7 के बराबर हो। देखो ये है ऋणात्मक आयन, तो ऋणात्मक आयन जो होगा उसका पीएच ज्यादा होगा, 1 से अधिक होगा। अब ये मान लीजिए H प्लस चार्ज इसमें से निकाला गया,
ठीक है, या H प्लस चार्ज हमारा मान लीजिए आपने जोड़ दिया, ये हमारा H प्लस चार्ज जोड़ा गया, देखो ये इतना है, ये हमारा जब H प्लस चार्ज जोड़ा देते हैं जो आएगा ना तो ये होएगा NH3 होएगा। अब एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज जब दोनों चार्ज हमारा मौजूद रहे जिस जलीय में तो उसे हम ज्यूटर आयन कहेंगे। और ज्यूटर आयन जो है ये उदासीन होता है, क्यों? क्योंकि एक धनात्मक है एक ऋणात्मक तो बराबर हो जाता, उदासीन होता है, तो ये इसका पीएच लगभग उदासीन होगा। अब दूसरा, अब हमारा से मान लीजिए जैसे NH3 रहा, हमारा एक H प्लस चार्ज और जोड़ दिया तो अब ये जो है धनात्मक आयन होगा ना, अरे धनायन तो बचा है, ये अपन बराबर हो गया है तो धनायन बन गया, और धनायन का जो पीएच होगा वो 0 से कम होगा। तो ये ज्यूटर आयन जो होंगे, ज्यूटर आयन मतलब उदासीन हो, ना वो अम्लीय रहे ना वो क्षारीय हुए। अगर हम H प्लस चार्ज जोड़ देवे एक H प्लस चार्ज तो हमारा धनायन हो जाएगा, और अगर एक H प्लस चार्ज निकाल देवे ज्यूटर आयन में से तो वो हमारा ऋणायन हो जाएगा। ऋणायन होगा तो उसका पीएच 1 से अधिक होगा, और अगर धन आयन होगा तो उसका पीएच 0 से बहुत कम होगा। अगर उदासीन होगा ज्यूटर आयन होगा तो ये हमारा तो अतः विलयन की वह पीएच या H प्लस चार्ज सांद्रता, H प्लस चार्ज सांद्रता जिस पर एमिनो अम्ल को विद्युत क्षेत्र में रखने पर कोई गति नहीं होती है, उसे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट या समविभव कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। अतः विलयन का वह पीएच, यानी ऐसा विलयन हो जिसका पीएच, अब जैसे ही विलयन आए, ठीक है, जिसका पीएच H प्लस चार्ज सांद्रता जिस पर अमीनो एसिड को विद्युत क्षेत्र में रखने पर, यानी जिसकी सांद्रता H प्लस चार्ज पे हुए और अमीनो एसिड को कहाँ ले जा रखता है, विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो जिस पर कोई गति नहीं होती है, यानी जो हमारा H प्लस चार्ज की सांद्रता वाला अमीनो अम्ल है उसको हम देखो H प्लस चार्ज सांद्रता काहे कहा गया, H प्लस चार्ज सांद्रता इसलिए कहा गया क्योंकि जो कहा जाता अमीनो अम्ल उदासीन हो, लेकिन जो कार्बोक्सिलिक, देखो अमीनो अम्ल में जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है ये NH2 समूह जैसे क्षारीय प्रकृति के होता है या अम्लीय प्रकृति के होता है, तो अब अगर दोनों जने एक टाइप पे होते तो बैलेंस रहते, लेकिन ये जितना क्षार होते उनसे कहीं ज्यादा ये अम्लीय प्रकृति के होते। जैसे ये 1 गुना क्षारीय में है तो ये 2 गुना अम्लीय में है, तो 1 के गुना तो ये बराबर के नहीं है, तो ये लिए इनका गुण थोड़ा अम्लीय प्रकृति का रहता है। समझ में आ गई, थोड़ा ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो वही कह रहा है कि अमीनो एसिड को विद्युत क्षेत्र में रखने पर कोई गति नहीं होती, और जिस पीएच पर कोई गति ना हो वही उसे उसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट या समविभव कहते हैं। डी एंड configuration of amino acids, अमीनो अम्लों का DL विन्यास, ग्लाइसिन, ध्यान दीजिए, ग्लिसरीन नहीं ग्लाइसिन है। तो ग्लाइसिन जो है वो जो है उसमें असममित कार्बन, देखो एक है एसिमेट्रिक कार्बन, सिमेट्रिक कार्बन, ध्यान सुनिएगा, असममित कार्बन, असममित कार्बन जानते हैं, देखो ध्यान सुनिएगा, असममित कार्बन, असममित, आ मतलब होता है सममित मतलब समान होएगा, आ मतलब होएगा समान नहीं हुआ, असमान बना, यानी ऐसा कार्बन जिसके चारों ओर भिन्न भिन्न ग्रुप लगे हो उस कार्बन को असममित कार्बन कहा जाता है। जैसे
सपोज करो यहाँ पे लगा हो COOH, यहाँ से HO, यहाँ लगा हो NH2 और इधर लगा हो H और नीचे लगा हो R। तो इसी को ये देखिए इस कार्बन को, ये जो कार्बन है ये, इसी को बोला जाता है असममित कार्बन। सिमेट्रिक कार्बन। ये कार्बन के देखो, अगर यह का आप ध्यान दो, इधर NH2 लगा है, इधर COH लगा, इधर H लगा, इधर R लगा, तीन चार अलग अलग है नहीं। तो जो ऐसा कार्बन जिसके चारों बॉन्ड पर अलग अलग ग्रुप समूह यौगिक कुछ भी लगे हो, तो उसे हम असममित कार्बन कहते हैं। ठीक है, तो असममित कार्बन जिसपे होता है इसे बोलते हैं डी, कहा जाता है डी या प्लस एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल। ठीक, अगर इधर NH2, ध्यान सुनो, यही से बात बनेगी आपकी। इधर NH2 है, देखो ये दहिना है, क्या दहिना है, हमारा दहिना है ना, हमारा सबका दहिना है। अगर ऐसे मुंह कहेंगे तो हमारा दहिना बहुत है, तो दाहिना, ये दाहिनी ओर, ध्यान सुनिए, अगर ये दाहिनी ओर हो NH2 समूह तो उसे हम डी बोलेंगे, दा से दाहिना और दा से डी। और प्लस कहा, क्योंकि इसका जो रोटेशन होगा वो क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, क्लॉकवाइज रोटेशन को प्लस बोलते। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ना जानो, कुल मिलाकर अगर इधर रहे तो डी एमिनो एसिड, और अगर इसी को हम ऐसे लिख दें NH2HR, तो ये आपका L या माइनस एमिनो एसिड। समझ में आया कि नहीं? अगर ये NH2 ग्रुप इधर रहा है तो D होएगा, और अगर इस साइड में आएगा तो L होएगा। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि DL अमीनो एसिड की संरचना बताइए, या DL अमीनो एसिड से आप क्या समझते हैं। ठीक है।